नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ रोज की तरीके से। आज कहानी आपको बहुत सारी खबरों के पीछे की हमको बतानी है। उत्तर प्रदेश को लेकर के क्या फैसला हुआ? आखिर योगी आदित्यनाथ 1.5 दिन दिल्ली में रहे, लेकिन क्या कोई मैसेज दिया गया उन्हें या उनके उप मुख्यमंत्रियों को जो उनकी बात नहीं मान रहे हैं? कल आपने देखा था प्रधानमंत्री के साथ सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। उम्मीद ये भी थी कि योगी जी के साथ प्रधानमंत्री की शायद कोई कोई बैठक हो, वन ऑन वन मीटिंग कोई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी तक तो कम से कम ऐसा नहीं हुआ। अब योगी आदित्यनाथ के आगे के कार्यक्रम लग चुके हैं, आपको बता दूं। उनको पहुंचना है थोड़ी देर के बाद, दोपहर बाद दिल्ली, माफ कीजिएगा लखनऊ में उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुला रखी है। कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो वो तो अपना लखनऊ के कामकाज में लग गए। अब दिल्ली में इस बीच में क्या हुआ है, इसको लेकर के क्या कहानी निकल के आई है, ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नर्स के, राज्यपालों के तबादले किए गए हैं। राज्यपाल भी कई बार काम बनाने के लिए, किसी का काम बिगाड़ने के लिए लगाए जाते हैं। इस बार जो तबादले में उनके पीछे की कहानी क्या है, ये आपको हम बताएंगे। दिल्ली में जो हादसा हुआ उसके पीछे की पूरी खबर आपको हम देंगे। 3 बच्चों की मौत हो गई है कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से। राहुल गांधी की जो कोर टीम है उसको लेकर एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल सामने आया है, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। आखिर वो कौन लोग हैं जो, अगर मैं बिल्कुल आम भाषा में कहूं, जो राहुल गांधी को चलाते हैं, मतलब इन द सेंस उनके प्रोग्राम बनाते हैं, उनके आइडियाज जनरेट करते हैं। विदेशों में जब वो जाते हैं तो किससे इंटरेक्ट करना है, यहाँ पर जब वो होते हैं तो उनकी वीडियो बनाए जाते हैं। वो सब कौन करता है, सोशल मीडिया उनका कौन देखता है, आपको भी जान करके ये जानकारी इंटरेस्टिंग लगेगी। उसके बारे में आपको बताएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जरा यूपी की हम लोग बात कर लेते हैं। मेहमानों से आपको मिलवा देता हूँ। पहले प्रोफेसर संगीत रागी साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। विजय त्रिवेदी जी हमारे बीच में। विजय जी बहुत स्वागत आपका। आरती टिक्कू सिंह जी हमारे साथ हैं। आरती जी का बहुत स्वागत है। समीर जगावकर साहब हमारे साथ है। कौन बताएगा आप में से क्या मैसेज दिया गया योगी जी को या केशव जी को? संगीत जी लेकर आए, व्यस्त थे ना कई दिन से शायद उसी वजह से कई दिन से व्यस्त थे। देखिए सर, हम 2 हफ्ते से लगे हैं कि भाई यूपी में कुछ हो रहा है, यूपी में कुछ हो रहा है। योगी जी दिल्ली आए, ये क्या होगा दिल्ली में उनके आने के बाद? प्रधानमंत्री से मुलाकात, कोई मुलाकात नहीं। योगी जी ने तो अपना प्रोग्राम लगा दिया लखनऊ का, विधानसभा की सत्र की तैयारियों में वो लग गए। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ ना हुआ हो भाई। मैं अभी यूपी सदन से ही आ रहा हूँ। क्या बात है। खबर कई दिन से नहीं थी तो शायद इसी में व्यस्त। तो ये आई खबर, बताइए सर। मैं एक ही चीज कह सकता हूँ कि योगी जी हैं वो वही हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कम से कम योगी जी की तरफ कुछ नहीं होने वाला है। वो वहीं के वहीं स्थायी हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि अन्य परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। जो एक होता है कि एक मूल मुद्दा जो मुझे लगता है कि जो निकल करके आया है कि न संगठन बड़ा है और न सरकार बड़ी है। फिर कौन बड़ा है? विचार बड़ा है। अच्छा। और विचार के साथ सभी लोग खड़े होने चाहिए। जब वो ये बात हो जाती है कि संगठन बड़ा है और सरकार बड़ा है, ये सब जो टिक्का टिप्पणी जो होती है ना, कई बार बिचौलिए बहुत बीच में आ जाते हैं, और बिचौलिए आकर के जो है वो आपके रिश्तों को खराब करते हैं। केंद्र और राज्य में जो टकराव के लिए जो होते हैं वो, मैं इशारा ही समझ लूं या नाम बताएंगे? नहीं, न मैं नाम बताने जा रहा हूँ, न क्योंकि मैं मुझे नाम की जानकारी है, न आपको जानकारी होगी तो मुझे नहीं मालूम है। नहीं ठीक है। लेकिन आप जो मूलतः, हाँ, नहीं आप माहौल चेक करने गए थे यूपी सदन या किसी से मिलने गए थे? नहीं, मिलने ही गया था मैं। अच्छा। किसी से मिलने ही गया था, और मुझे डर लगने लगा था कि आप आते ही मुझे कहेंगे कि प्रोफेसर साहब हमेशा लेट होते हैं, आज भी लेट होंगे, और मैं बड़ी घड़ी बहुत ये से बहुत टाइम से। तो सर आपने कहा कि ना सरकार बड़ी ना संगठन, अब यही मैसेज गया है। मुझे लगता है कि ये एक मैसेज, पूरा मैसेज यही है कि देखिए, सरकार न तो सरकार बड़ी है और न संगठन बड़ा है। दोनों के बीच में जो जोड़ने का काम है, और वो वाकई जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो वैचारिक अधिष्ठान है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा है। हिंदुत्व हमारे लिए सबसे बड़ा है, राष्ट्रवाद हमारे लिए बड़ा है, और जो भी उसके साथ खड़ा है वही हमारे लिए सच है। वही संगठन को प्रेरणा देगा, वही सरकार को प्रेरणा देगी। मुझे लगता है कि जो बातचीत का पूरा निष्कर्ष है वो इसी दिशा में योगी जी जहां हैं वहीं हैं, कोई सवाल ही नहीं, उस पर कोई प्रश्न ही नहीं। देखिए, मैं तो आज सुबह इत्तेफाक से एक योगी जी के बहुत
पुराने बहुत वरिष्ठ अधिकारी का सुबह सुबह फोन आ गया था और वो कह रहे थे कि बाबा को तंग करोगे तो बाबा छोड़ छाड़ के चल देंगे। मैंने बहुत पुराने रिटायर आदमी, मैंने कहा देखिए अब बाबा न कहीं जा रहे हैं, और इत्तेफाक से फिर आधे घंटे फोन आया कि भाई किसी से मिलना है, तो मैं आपकी तरफ आ रहा था तो मैं रास्ता उधर उत्तर प्रदेश अच्छा ही किया सदन की तरफ मोड़ लिया। अपनी गाड़ी आप ही की गाड़ी थी। अरे कल सोशल मीडिया पर भी ऐसे बहुत सारे मैसेज चल रहे थे, योगी जी ने कह दिया है मैं मुझे परेशान करोगे तो मैं छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा, मैं तो अपने मठ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसे बड़े सारे मतलब मैसेजेस। नहीं, वो उसका भी मैंने लगभग वही प्रश्न मैंने किसी व्यक्ति से किया वहां पे, बड़े जिम्मेदार व्यक्ति थे। उन्होंने कहा यदि 3 साल पहले ऐसी चीजें होती तो संभव था ये, अब ये संभव नहीं है। और कोई तो है दैवीय ताकत, और कोई तो है, जैसे होता है ना कि बाली जब सुग्रीव जब लड़ने गया ना, तो बाली ने सोचा कि अरे इस आदमी को जिसको कई बार हम पटक करके मारे हैं, रगड़े हैं, और ये आकर के हमको ललकार रहा है, तो कोई तो इसके पीछे है। तो भगवान राम थे। बड़ा अब सर इनके प्रतीकों को आप ही जरा मैं तो ये डिकोड कीजिए। बौद्धिक के तौर पे तो बहुत अच्छा है जितना रागी जी ने कहा। अब वो बताएंगे कि राम कौन है उस सुग्रीव के पीछे, वो बता सकते हैं, उनके पास जानकारी है। नहीं, लेकिन जो मोटी खबर जो वो दे रहे हैं कि भाई कुछ नहीं बदलने जा रहा है। मोटी खबर नहीं है, मैं तो मेरा ये विश्लेषण है ऐसा। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे और सब लोग अभी मोटे तौर पे ये चर्चा कर रहे हैं कि योगी जी को हटाना या उनको किसी तरह से पनिश करने की संभावना तो फिलहाल नहीं दिखती मौजूदा राजनीतिक स्थितियों में। मैं तो बौद्धिक की बात नहीं कर रहा, हिंदुत्व की और इसकी राजनीतिक स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये इतना आसान काम नहीं है योगी आदित्यनाथ को हटाना, पहली बात। दूसरा, जितना सर रागी साहब ने चर्चा की वो सब ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं जो बात कर रहा था कि इतने दिन का मतलब ये है, जो कल भी मीटिंग हो रही थी या जो भी मीटिंग हुई उसमें ये है कि केशव मौर्य जी के लिए क्या समाधान निकल रहा है। योगी जी पर मैं बहस ही नहीं कर रहा था इतने दिन से। मैं समझता हूँ कि योगी जी के अलावा केशव मौर्य जी के लिए क्या समाधान निकल रहा है, क्या उनको सम्मान दिया जा रहा है, क्या उन्हें पनिश किया जा रहा है, ये तय होना है। और मौजूदा राजनीतिक स्थिति में मुझे ये भी नहीं लगता कि केशव मौर्य को पनिश कर सकती हूँ पार्टी। योगी जी को छू नहीं सकती, योगी जी को छू नहीं कर सकती। हाँ, तो दोनों बराबर है ना, क्योंकि दोनों की ताकत समझिए। अभी जो चर्चा हुई कि हिंदुत्व के प्रतीक के तौर पर योगी जी बैठे हुए हैं, पार्टी के सबसे ताकतवर नेता हैं उत्तर प्रदेश में, जनता उनके साथ है, तो उनको हटाना अभी मुमकिन नहीं है। और जो नतीजे आए लोकसभा के, उसमें जो ओबीसी का और पिछड़ा जो वोट हटा है, गिरा है, उन स्थितियों में केशव मौर्य को हटाना और बड़ा नुकसान करेगा। तो अब केशव मौर्य जी को कितना सम्मान वो दे सकती है पार्टी, इस पर मेरे हिसाब से चर्चा होनी चाहिए। मतलब पार्टी के अंदर क्या चर्चा हो रही है, क्या नहीं हो रही है, और पनिश भी करना चाहते तो वो तो उनका मत है कि क्या है। वैसे भी अभी मैं छोड़ दिया, क्या लगता है कि अब ये मतलब लेट टाइम सेटल इट, वक्त के साथ ऐसे नहीं होगा। वक्त के साथ तो कहाँ हुआ, वो 21 से 24 आ गया, वक्त के साथ सेटल हो गया क्या, बढ़ ही गया ना। बीमारियां जैसे कहते हैं ना हम लोग, कई बार हम हिंदुस्तानियों की आदत होती है कि टेस्ट नहीं करवाएंगे, डायग्नोस नहीं करवाएंगे क्योंकि पता नहीं बीमारी पता पड़ जाए। आप टेस्ट नहीं करवाएंगे तो बीमारी थोड़ी खत्म हो जाती है। टेस्ट करवाने से बीमारी पता पड़ती है और उसका इलाज पता पड़ता है। तो ये सेटल होने वाला मामला नहीं है, जितना आगे भी बढ़ गए। तो अब आपको केशव मौर्य जी के लिए समाधान ढूंढना है कि क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। अभी एक आर्टिकल में पढ़ रहा था संघ के एक बड़े विचारक का, उन्होंने लिखा कि इस समय संघ और बीजेपी, ये संघ के एक विचारक है, उन्होंने लिखा आर्टिकल, उनको मैं कोट कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि संघ और बीजेपी दोनों संघ की नीति पे चल रहे हैं, जिसका मतलब है एक चालुकानुवर्ती। एक चालुकानुवर्ती समझते हैं आप? नहीं बताए ना। ब्रह्म ही एक ही है। ये इतनी कोडेड लैंग्वेज में आज विजय जी भी और रागी जी भी, मेरी बात था उसकी उन्होंने पुष्टि की। ठीक है, विचार ही महत्वपूर्ण है। आरती जी बताएंगे खबर दिल्ली की। अरे देखिए, विचार बिल्कुल बड़ा है, लेकिन एक बात तो स्पर्श है कि ये विजय जी ने इनफैक्ट कंफर्म ही किया कि ये लड़ाई लंबी है, ये इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाली है। मुझे लगता है ईगो बैटल्स के बगैर भी, जो इशू इन्होंने कहा कि केशव मौर्य ओबीसी के हैं, योगी जी अलग कास्ट के हैं, और भी वहाँ जितने कैरेक्टर्स हैं, पॉलिटिकल कैरेक्टर्स,
अलग अलग कास्ट के हैं। जो कास्ट वाली लड़ाई है यूपी में, वो सबसे बड़ी चैलेंज है आज की डेट में बीजेपी के लिए, और आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा मुश्किल करेगी। मुझे नहीं लगता है कि विचार पे ही कोई सहमति, मुझे लगता है कि सबको मालूम है कि योगी जी भी हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, केशव मौर्य भी हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, जितनी भी अनबन दिल्ली में है, यूपी बीजेपी में है, सबको मालूम है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद में सहमति, उसमें कोई डिबेट, डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट नहीं है। डिसएग्रीमेंट कहाँ हो रहा है? तो वो इशू जो है मुझे लगता है आज की डेट में वो कास्ट को लेकर है। कास्ट का जो जितने भी फैक्शंस है और अपनी पावर स्ट्रगल कास्ट के जितने भी लीडर्स हैं वो कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल चैलेंज है सुलझाना। मतलब अभी सुलझा देंगे, बस वैसे ऐसे रहते हैं कि किकिंग द कैन, आगे ये- और आगे ये- बाद में देख लेंगे, आगे बिल्कुल, देखेंगे। हाँ। वही क्या समीर जी? देखिए, कल इस बैठक में दो चीज़ें पार्टी ने एक बहुत स्पष्ट कर दी एक चीज़ को लेके कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, पार्टी सर्वोपरि है। मतलब कोई भी ये न मान के चले कि वो अनुशासनहीनता करेगा तो भी पार्टी स्वीकार करेगी, और कोई ये न मान के चले कि उसका कद पार्टी से बड़ा हो गया है। पार्टी के लिए वो अनटचेबल है, वो कुछ भी करे पार्टी उसे टच नहीं कर सकती। पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि इतिहास में भी हमने ऐसे निर्णय लिए हैं कि जिसके बारे में कल्पना नहीं हो सकती थी। कई ऐसे पार्टी में नेता रहे जिन्हें लगता था कि इनका कद बहुत बड़ा हो गया पार्टी से और उनके बिना पार्टी चल नहीं सकती, तो पार्टी ने उन्हें भी उनकी जगह दिखाई है, और भविष्य में भी ऐसे जरूरत पड़ेगी तो पार्टी निर्णय लेने से पीछे हटेगी नहीं। मतलब ये संदेश दोनों को दे दिया, योगी जी को, केशव जी को, योगी और केशव दोनों को दे दिया है कि योगी जी ये मान कर न चले कि किसी भी स्थिति में वो कुछ भी करे पार्टी उनको टच नहीं कर सकती, और केशव प्रसाद ये मानकर न चले कि ओबीसी है और वो अनुशासनहीनता करेंगे तो भी पार्टी ओबीसी का उनको टच नहीं करेगी। उसमें कई उदाहरण दिए गए, इनडायरेक्टली कल्याण सिंह का उदाहरण दिया गया, ये सब बातें हुई हैं, उमा भारती का उदाहरण दिया गया, अच्छा, लालकृष्ण आडवाणी का उदाहरण दिया गया कि 2005 में आडवाणी जिसे कोई कल्पना कर सकता था कि आडवाणी जिसे इस्तीफा पार्टी ले लेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष से, आडवाणी का सबसे बड़ा कद था, उनका इस्तीफा हो गया। ये भी कहा गया कि 2014 में जब आडवाणी खुद प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे, मोदी का विरोध कर रहे थे, तो कैसे पार्टी ने अपनी लाइन पर कि भाई मोदी पार्टी को आगे ले जाएंगे, चुनाव में मोदी चेहरा होंगे, कैसे पार्टी उनके पीछे खड़ी रही, संघ उनके पीछे खड़ा रहा। आडवाणी का इस्तीफा हुआ लेकिन न संघ डिगा न पार्टी डिगी, आखिर में आडवाणी को झुकना पड़ा, मोदी के लिए रास्ता छोड़ना पड़ा। तो पार्टी कड़े निर्णय जब जरूरत पड़ेगा पार्टी ले लेगी। पार्टी को फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि यूपी में कोई निर्णय लेने की जरूरत है, बस संदेश देके भेज दिया संदेश दे दिया है। कोई आप में से कोई पार्टी से बड़ा नहीं है। बिल्कुल, पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी सबसे बड़ी है, और हम कोई कभी वक्त आया तो कोई एक्शन भी भी ले लेंगे। अनटचेबल नहीं है। जब पार्टी को महसूस होगा कि पार्टी के हित में कोई निर्णय लेना है तो वो किसी भी तरह का निर्णय लेने में हिचकिचाएगी नहीं, वह तुरंत पार्टी निर्णय ले लेगी। और ये उदाहरण दिए गए कि भविष्य इतिहास में हमने क्या किया ये सबको पता है, और भविष्य में भी हम इस तरह के निर्णय ले सकते हैं। तो कोई भी अपने आपको पार्टी से बड़ा ना माने, कोई ये ना माने कि मैं पार्टी की मजबूरी हूं। ठीक है, तो ये बातें बहुत साफ कर दी गई है कल। देखिए, बिल्कुल सही है। जो कुछ भी हो रहा था, जो शतरंज के मोहरे तक का, आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने कोई भी पोस्चरिंग नहीं किया है, या उनके जिनको आप कह सकते हैं कोई कैंप नहीं है, उनका कैंप फॉलोअर कोई नहीं है, आपने देखा होगा। दूसरी बात, जो लोग बात कर रहे थे और जिनके बारे में बड़ा खुला था कि कुछ लोग हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके लिए लॉबी करते हैं, बीच में आकर के जो है वो दरारें डालते हैं, और फिर जो कुछ भी कह रहे थे, खासकर से केशव प्रसाद मौर्य वगैरह, कोई भी संघ का अनुशासित कार्यकर्ता इस चीज को पसंद नहीं करता है। कोई भी, यदि मेरे साथ भी यदि कुछ भी गलत हो जाता है, मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ, एक बार मेरे साथ बहुत बहुत बुरा हुआ, और चढ़ाने वाले तो बहुत सारे आते हैं, आप प्रेस में चले जाइए, आप वहां चले जाइए, लेकिन जो संघ का कार्यकर्ता है वो जानता है कि हमको कहां अपनी बात रखनी है। हमने अपना सीधा फोन उठाया और एक अधिकारी जी को मैंने सारी बातें सूचित कर दी, उसका समाधान निकल गया। पार्टी के अंदर भी वही बात है। नहीं, ऐसे यदि देखें तो पार्टी- पब्लिकली तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। नहीं कहा है, ऐसा बताइए नहीं है। केशव जी का एक बयान है बस वो कि संगठन संगठन सरकार से बड़ा होता है। जब ये सब बातें जब आप बाहर करना शुरू कर देते हैं और फिर मीडिया आपके पीछा करती है, और मीडिया कब पीछा करती है, जब आप कहीं ना कहीं हिंट छोड़ते हैं। नहीं, ये तो बात सही है। सबसे जब आप हिंट छोड़ते हैं ना, तो मीडिया बड़ी दुधारू तलवार है, और आपसे चीजें ले लेगी,
और खबर आपको के खिलाफ इस्तेमाल कर इस खबर अभी को कभी किसी ने खारिज भी नहीं किया आज तक। मैंने कहा ना कोई खंडन कि पार्टी की तरफ से कायदे से अब ये चीजें, मैंने कहा ना आपको कि ये सब जो चीजें होती हैं ना, जो कहा जाने लगा कौन करवा रहा है, केशव प्रसाद मौर्य की अपनी हिम्मत है क्या कि अकेले इस ढंग से बातें करे, जो व्यक्ति चुनाव हार गया हो, इसके बावजूद भी जो जिसे डिप्टी सीएम बनाया गया हो, यही संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए वो आदमी यदि इस प्रकार की बातें करे और खुले तौर पर बातें करे तो मैसेज बाहर नहीं जाती है। ठीक है, ना सर। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उससे खुश होता है, ना संघ के खुश होते हैं, ना संघ के अधिकारी, उनको लगता है कि इससे बड़ा हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन ये चीजें अच्छी नहीं होती है पार्टी के लिए। आपके लिए है ना दरवाजे बैठे हुए। अब आगे देखते हैं, चलिए इसमें क्या होता है। मतलब अभी तो फिलहाल मामला फिलहाल के लिए टल गया। अब मैं आपको यूपी की थोड़ी खबर बता देता हूं। यूपी में कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। वहां एक डेवलपमेंट जो होनी है वो अखिलेश यादव के कैंप से होनी है। अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, नेता विपक्ष हुआ करते थे, अब वो सांसद बन गए। अब उनकी जगह पर कौन होगा लीडर ऑपोजिशन यूपी की विधानसभा के अंदर, इसको लेकर के विचार चल रहा है। आज उनकी एक मीटिंग हुई थी, उसमें जैसा आजकल हमारे यहाँ हर पार्टी के अंदर होता है अपने कि हमने नेताजी के अधिकृत कर दिया है कि वो तो फैसला कर ले। अब तो फैसला अखिलेश यादव करेंगे। अब किसके बारे में फैसला करेंगे? दो तीन विचार हैं इसके अंदर। क्या वो किसी मुसलमान को ये जिम्मेदारी दे सकते हैं? ऐसा करने से वो चुनाव में भी बचे हैं, और अभी ऐसा लगता है कि वो खुलकर ऐसा कुछ करेंगे भी नहीं, क्योंकि फिर वो एक, आप समझिए, एक तरफ योगी जी और सामने कोई ऐसा व्यक्ति होगा, कोई मुस्लिम विधायक अगर होगा, तो वो सीधा सीधा एक वो टकराव की स्थिति बनती है, या वहां पर आप कह सकते हैं पोलराइजेशन का हमेशा ही एक माहौल होगा। जब भी योगी जी खड़े होंगे तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बात वहां पर होगी। हो सकता है तो वो ऐसा करने से बचे। फिर दूसरा सवाल है, फिर और किसको, क्या चाचा जी को बनाएंगे, शिवपाल यादव जी को? चाचा जी का नंबर इसलिए लगता हुआ नहीं लगता क्योंकि चाचा जी के बेटे विधायक अभी सांसद बन गए, तो वो बेटा सांसद हो जाए और चाचा जो है विपक्ष के नेता हो जाए, ये भी अभी ऐसा नहीं लगता है। तो इसमें कुछ एक नाम और चल रहे हैं। जैसे एक नाम बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने पहले भी सुना है कि काफी पावरफुल हो गए पार्टी में, इंद्रजीत सरोज एक नेता है, पासी समाज से आते हैं। और वो पासी समाज वही जहां से वो अयोध्या वाले सांसद अवधेश प्रसाद जी जो जीत करके आए ना, वही समाज है, दलित हैं वो, और काफी फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। इनका नाम इस वक्त काफी भजनपुर से विधायक है वो। भजनपुर से विधायक है। हाँ, वहां से विधायक। ये वही है, मतलब सिरातू से जहां से हारे थे केशव मौर्य, वही बगल वाली कौशाम्बी की, और इन्होंने अपने बेटे को जितवा दिया वहां से, अभी सांसद बन गया इनका। विपक्ष के उपनेता है सर, ये अभी विपक्ष के उपनेता, तो इनके चांसेस बड़े ब्राइट लग रहे हैं। और ये मतलब केशव जी की भी घेराबंदी टाइप आप मान सकते हैं इससे। इसको बीजेपी की घेराबंदी पे क्यों नहीं जाते आप? हमेशा केशव जी पे चले जाते हैं। क्योंकि मैंने इसके बाद आपको बताया कि वो जहां के हैं, समझिए, क्योंकि वो दलित, मुझे जो संभावना या उत्तर प्रदेश से जो खबर आ रही है उसमें अखिलेश जी दलित नेता को ही वहाँ पर विपक्ष का नेता बनाना चाहते हैं, मुसलमान को नहीं बनाना, जो आपने साफ किया कि उसकी स्थिति अभी उनको नहीं लग रही कि ऐसा किया जाए। और चाचा जी को नहीं बनाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली दलित को बनाएंगे, और दलित को बनाना ही बीजेपी के लिए एक और सरदर्द होगा ना। केशव प्रसाद की घेराबंदी नहीं है, ये बीजेपी की घेराबंदी है कि आप केशव मौर्य के खिलाफ एक्शन लें या उनको इग्नोर करें, और उधर वो है दलितों के साथ खड़ा दिखाई दे अखिलेश यादव। पहले ही वो पीडीए वाला कैंपेन उनका चला, 37 सीटें आई, जो भी आया अलग अलग, तो वो बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं कि आप दलितों के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं कि नहीं, ये दिखना चाहते हैं हम दलितों के साथ खड़े, ये उनकी घेराबंदी है। और केशव मौर्य के लिए आप समझ लीजिए कि अखिलेश जी को ही सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला ना केशव मौर्य के नेता बनने से, तो क्योंकि केशव मौर्य यदि बीजेपी में ताकतवर बनेंगे तो अखिलेश जी की जो पॉलिटिक्स है पीडीए वाली, उस पर असर पड़ेगा। इसलिए तो मैंने कहा सर, आप ये कह सकते हैं कि एक पंथ दो काज। हाँ, दोनों की वहीं से आ रहे हैं ये, और इसलिए आप देख रहे होंगे हमेशा वो अखिलेश जी केशव मौर्य पर मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो उनको डिमोनाइज करना चाहते हैं। तो इनका एक बयान भी है हमारे पास इंद्रजीत सरोज जी का, जरा आप वो देखिएगा, आपको पता भी चलेगा किस किस्म के कैरेक्टर रहेंगे और क्या ये हो सकते हैं खुद अखिलेश यादव का विकल्प यूपी की विधानसभा के अंदर। आपका नाम भी चर्चा में है, तो होना चाहिए दलित वर्ग से। देखिए, हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और कोई पद प्रतिष्ठा की ख्वाहिश नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, समाजवादी पार्टी सरकार में आए और पीडीए के लोगों को भला हो, यही उद्देश्य है। पीडीए मतलब अभी बात हम लोग कर रहे थे, ये बहुजन समाज पार्टी से आए, मंत्री भी रह चुके हैं पहले ये, और काफी कुछ डिटेल में बता ही दिया अभी विजय जी ने कि इनके अगर इनको बनाया जाता है तो क्या फायदा होता है। सांसद भी बनाए ना, अभी बनाया ना सर सांसद, 2024 में सांसद बनाए, कौशाम्बी से सांसद इन्हीं का बेटा बनाया ना। ये जो आप अवध रीजन जो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का, पासी कम्युनिटी बहुत एक जिसको दलित कम्युनिटी कहते हैं, उसमें बड़ा डोमिनेंट
कम्युनिटी है पासी, इन टर्म्स ऑफ नंबर जिसको कहते हैं संख्या। इसीलिए जब फैजाबाद की सीट के बारे में बातचीत किया जा रहा था तो फैजाबाद से पासी लाया गया, और बाकी जो अवध रीजन में है जिसको आप सबसे लास्ट वाला फेज में जो आप पूरा चुनाव हारे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, आप चुनाव हारे हैं ये मत समझिएगा कि आपके लिए कह रहा हूँ। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव हारी है, जो अंतिम चरण में आप देखेंगे कि वो 13 के 13 सीटों में से एक बनारस छोड़ दें, 2 सीटों छोड़ दें तो सारी चीज़ें साफ थी। और ऐसे 28 क्षेत्र थे जिसके बारे में मुझे ध्यान में आ रहा था, जिसके बारे में बड़ा प्रेडिक्शन उस समय था। 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, मात्र 3 सीटें वहाँ से। ये जो पासी फैक्टर है, एक समय कहा माना जाता है कि 16% के आसपास की उनकी आबादी है उस एरिया में। तो जिसकी आबादी इतनी हो, जैसे आप बिहार में चले जाएं 15% और 16% जो यादव कम्युनिटी जहाँ पर भी होता है, वो बड़ा एक डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हो जाता है। रामचल राजभर भी दावेदार है बनने के, जो अकबरपुर से विधायक के 5 बार के, वो भी पिछड़े जाते हैं। रामचल राजभर की भी बड़ी दावेदारी है इसमें कि वो भी मतलब कुछ भी मोटे तौर पर तो अभी तो अखिलेश यादव की हर गोटी फिट हो रही है यूपी के अंदर। बनेगा पिछड़ा, रामचल राजभर बने या मनोज पारस का भी नाम चल रहा है। पिछड़ा दलित नगीना से जो विधायक है मनोज पारस, उनकी भी नाम की संभावना है कि मनोज पारस को भी बनाया जा सकता है। पॉलिटिक्स में वो उसको ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब कि अखिलेश यादव जो है यूपी का एजेंडा सेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं दिखाई दे रहा है, एक्सेप्ट कि इनफाइटिंग है, एक्सेप्ट कि एक डिसएग्रीमेंट है योगी जी के और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं और दिल्ली में। लेकिन अखिलेश यादव का जो कैंप है, उनकी जो लीडरशिप है, मुझे लगता है वो स्ट्रांग दिख रही है। वो एजेंडा सेट कर रहे हैं और वो मजबूर कर रहे हैं बीजेपी को कि वो अकॉर्डिंगली अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी बनाए। लेकिन समीर साहब, ये आप बार बार सरोज साहब के साथ कौशाम्बी सीट का जिक्र क्यों कर रही है? तो विधानसभा का मसला है ना। नहीं, विधानसभा का मसला जरूर है, लेकिन भाई पार्टी क्यों छिड़ा आपने पहले ये बताइए, पहले ये क्लियर कीजिए। मैं विधानसभा के विपक्ष के नेता की बात हो रही है, लेकिन वो बार बार लोकसभा चुनाव में कौशाम्बी सीट का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा। सोनकर साहब हारे ना 2 बार के यहाँ से, वहां से। और दूसरा सर ये भी है, मुझे लगता है कि शिवपाल यादव को भी इतना आसान नहीं होगा अखिलेश यादव को खारिज करना। उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, भले ही उनके बेटे को आपने सांसद बना दिया, लेकिन शिवपाल यादव पहले विपक्ष के नेता रहे, बड़े नेता है, परिवार के संगठन के बड़े नेता है। अखिलेश यादव उनको पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते। शिवपाल यादव की अपनी अहमियत है पार्टी के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी पीढ़ी के दलित या पिछड़ी जाति के विपक्ष का नेता बनाते अखिलेश यादव, तो शिवपाल यादव को भी कोई जिम्मेदारी देनी पड़ेगी उन्हें।